हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वेलकम बैक आर्जेंट बैंकर्स। तो एक छोटा सा और अपडेट देना था महाराष्ट्र के बारे में। थोड़ी देर पहले ही मैंने दिल्ली के बारे में, दिल्ली सर्कल का जो अपडेट था वो मैंने आपको बताया था। दिल्ली सर्कल के अंदर मेरे को दो आरटीआई मिली है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एब्सेंट कैंडिडेट थोड़ा वेरिएशन है। बट मैंने ट्राई ये किया है कि जो मुझे सबसे ऑथेंटिक लगी मैंने उसको शेयर किया है। अगर उसके अलावा और भी कुछ डेटा आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में आफ्टर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया, कितने एब्सेंट रहे और कैटेगरी वाइज क्या क्या अपडेट है मेरे पास अभी जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर देखो, हाउ मैनी कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज जूनियर एसोसिएट, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 11, जनरल के अंदर 67 हुए थे, जनरल ओएच के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 59, ओबीसी ओएच 2, ओबीसी वीआई 2, एससी के अंदर 43 और एसटी के अंदर 0। टोटल 185 कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया गया था। यानी कि आप मान सकते हो कि वे जो टोटल रिक्रूटमेंट के बाद अगर 185 भी अगर सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें भी चांसेस ये है कि इसमें से भी बहुत से लोग हो गए जिन्होंने एक्सटेंशन लिया है। तो देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स गेट एन एक्सटेंशन आफ्टर सिलेक्शन इन एस बी जे जूनियर जस्टिस, एक प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीटेड और उसका कोई डेटा आंसर नहीं है, यानी कि इसके कोई आंसर नहीं दिया उन्होंने। तो बात करते हैं कि टोटल अगर ए के अंदर भी अगर आप 11 लोगों ने अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर सेलेक्ट हुए तो कुछ ना एक दो जने लोग एब्सेंट भी होंगे। जनरल के अंदर 67 को कॉल किया तो मान के चलो 10 लोग तो एब्सेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि देखो ये एक प्रिडिक्शन होती है और हम एक सोचते हैं कि अगर इस रेंज के अंदर इतने कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है तो दूसरे स्टेट से इतने एब्सेंट रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी चांसेस है कि वहाँ से या नई जगह से भी दूसरे एरिया से भी उतने लोग एब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है। जनरल के अंदर जनरल ओ एच के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 59 लोगों को कॉल किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 9 से 10 लोग यहाँ पे भी एब्सेंट रहे होंगे, पूरे पूरे चांसेस है। और उसमें से अगर इतने लोग भी प्रेजेंट रहे हैं तो भी बहुत से लोग एक्सटेंशन लेंगे, और एक्सटेंशन वालों के एक्सटेंशन में वो लोग बाद में किसी किसी और वैकेंसी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं, ठीक है। एससी के अंदर 43 है तो एससी के अंदर से 10 से 15 लोग, और मान सकते हो कि 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा महाराष्ट्र का डेटा था, 185 है। और अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो है 20 अक्टूबर है, और होती कोशिश ये है कि 20 अक्टूबर से पहले भी आ जाए। तो अगर ये 20 अक्टूबर से पहले आ जाती है लिस्ट तो बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ ये है कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स है वो लाइनअप है अभी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में होने वाले। मेरा पर्सनल ये सजेशन है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि अगर वो 0.25 से भी अगर पीछे है अभी किसी भी कैटेगरी के अंदर, अगर वो जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है या किसी और भी कैटेगरी का, 0.25 वाले को मेरा ये सजेशन है कि भाई अच्छे से एग्ज़ाम जाके दे दे, बिल्कुल चिंता मत कर। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, श्योर है अब तो मेरा ही होगा। तो देख, इसके भरोसे मत बैठ, मेरा यही कहना है कि अच्छे से प्रीलिम्स दे दें, और अगर प्री में सिलेक्शन हो भी गया, ठीक है, तो 20 अक्टूबर तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा ना। और अगर 20 अक्टूबर के बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो, और अगर रिजल्ट आपको लगता है कि आपके फेवर में आ गया है, तो भाई मेंस मत देना। कौन बोल रहा है तुम्हें मेंस देने को, मेंस मत देना, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स करके रिजल्ट लेके उसी में खुश हो जाना। पर अगर किसी ना किसी का भी, अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर वेटिंग लिस्ट के अंदर नहीं होता है और अगर उसका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स भी अच्छा नहीं जाता है तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस चीज़ को फेस करना। तो मेरा पर्सनल ये सजेशन है कि एसबीआई क्लर्क का अच्छे से एग्ज़ाम दो, आईबीपीएस का अच्छे से दो, एसबीआई पीओ तो हो चुका है, या जिनका अच्छा हुआ है उनको अगर लग रहा है कि नहीं अब हमारा पीओ निकल जाएगा तो भाई पहले ये कि जॉब होनी बहुत ज़रूरी है। एक बार जॉब लग जाए तो ठीक है। माना बैंक में बहुत प्रेशर है, ये है भलाना ढिंकाना, बट बात ये है कि पैसे भी तो देते हैं। अब भाई तुम्हें प्रेशर देंगे तो पैसे भी देंगे। अगर आपको लगता है कि आप में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, आप एमएनसीज़ में काम कर सकते हो तो आप वो एमएनसीज़ में जाओ, और क्या पता आने वाले टाइम में एसबीआई में एमएनसी हो, ठीक है। दूसरी बात, एस आरआरबी के एग्ज़ाम लाइनअप है, तो अगर आप आरआरबी के एग्ज़ाम देते हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आरआरबी में थोड़ा तो सुकून है। मतलब वहाँ एक अलग तरीके का प्रेशर है, बट वो उस लेवल का प्रेशर नहीं है। वहाँ प्रेशर है आपको गांव वालों से मगजमारी करना, आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको कन्विंस करना, उनको मनाना। शहर में ये होता है कि आपकी बातों को सामने वाला शायद जल्दी पकड़ता है। एक गांव में ये होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको खुद को एक लगता है कि यार ये ट्रस्ट को कैसे तोड़ा जाए। वहाँ लोग इजीली कन्विंस नहीं होते हैं, शहर में लोग फिर भी इजीली कन्विंस। गांव में लोग एक एक रुपये का हिसाब लेते हैं। भाई अगर आपने 16 रुपये एसएमएस का भी कार्ड लिया ना तो उसका भी हिसाब मांगते हैं। तो आरआरबी का एक अपना सिनेरियो है, सुकून अपनी जगह है। एसबीआई क्लर्क का अपना सुकून है, आरआरबी क्लर्क का बहुत ज़्यादा सुकून है, आपको दूसरी टेंशन्स नहीं होगी। बट ऑफिसर में आप फिर भी रिस्पॉन्सिबल, हाँ आप टाइम से घर आ सकते हो, जा सकते हो।
अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो तो आपको इन सब चीज़ों की भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी और किसी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो बता देना। बाकी कोई और अपडेट आता है किसी भी दूसरी स्टेट का तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।